चुनावी राजनीति परिचय। अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है न ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी और उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदी किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। अध्याय के बाकी हिस्सों में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में पहुंचे हुए चुनाव का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनावी परिणामों की घोषणा तक पर नजर डालेंगे। यह हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिरी में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यह हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने से चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। चुनाव क्यों? हरियाणा हरियाणा के विधानसभा चुनाव आधी रात के बाद का समय। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहों के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार को उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता के को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनाव सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अखबार की खबर है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी पार्टी का गठन किया। उन्होंने उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि यही नहीं, उनकी सरकार का काम पहला पहला काम होगा। लोगों को तब लोगों तब की सरकार से नाखुश थे। देवीलाल वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसीलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के विपक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा में 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीट मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजों का घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बराबर बकाया ऋण को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्ष तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुआ। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। खुद करें खुद सीखें। क्या आपको मालूम है कि आपके राज्य में विधानसभा के पिछले चुनाव कब हुए? इस आपके इलाके में पिछले 5 वर्षों में और कौन 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 से चुनाव हुए? इन चुनाव के स्तर राष्ट्रीय विधानसभा, पंचायत वगैरह उनकी होने का समय और उसमें आपके क्षेत्र से चुने गए व्यक्तियों के पद, सांसद, विधायक, पार्षद वगैरह को भी करिए दर्ज करिए। इस जगदीप और नवप्रीत ने इस कथा को पढ़ा पढ़कर और निम्नलिखित निष्कर्ष
निकाले। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन से निष्कर्ष सही और कौन से गलत हैं, या फिर इस कथा में दी गई सूचनाओं के आधार पर सही गलत का फैसला नहीं हो सकता? चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। राज्यपाल ने देवीलाल के भाषण से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दिया। हर लोग शासक दल से नाराज रहते हैं और हर अगले चुनाव में उनके खिलाफ वोट देते हैं। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है। इस चुनाव में हरियाणा के आर्थिक विकास में काफी मदद मिली। अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत क्यों क्यों नहीं थी? चुनाव की जरूरत क्यों है? किसी भी लोकतंत्र के नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है वहां भी चुनाव होते हैं, पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों नहीं होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले फैसले करने का समय और ज्ञान हो। इसीलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किसे 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 ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनकी प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहें? इसी के लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें। इस व्यवस्था का नाम पर चुनाव है। इसीलिए हमारे समय में प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र में चुनाव की को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदान कई तरह से चुनाव कराते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने वाले और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों की दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों जरूरी है, पर गैर लोकतांत्रिक देशों के शासकों को भी चुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ती है? चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही है। यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं? हमने अध्याय 1 में इस सवाल की पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहां सीखें, सबको सबको याद करें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर किसी व्यक्ति को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी को मत का समान मोल हो। चुनाव दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ये शर्त बहुत आसान और सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इसी अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्त लागू करेंगे।
करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं, लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। क्या राजनीति प्रतिद्वंदी अच्छी चीजें हैं? इसी प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीति प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदी है। यह प्रतियोगिता कई तरह की रूप ले सकती है। यह सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदी, निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदी का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदी नहीं रहे तो चुनाव बेईमानी हो जाएगी। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदी का होना अच्छा चीज है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं, जिससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स की फैलाने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म का दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबलों में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालीन रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता कि लोगों का हित किन चीजों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। और पर असली जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में ऐसे के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के सामने समान आगे बढ़ने की, अपनी करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं और या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनकी लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकता का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं को ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं चित्र में। मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं। मेरे पास वोट है, वोट दो। इरफान द्वारा बनाया गया ये चित्र देखिए, उल्टा लटकाया हुआ व्यक्ति को वोट दो को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वाले को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगले चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरफ यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। पहले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपनी फायदे की सोचता तो उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपने और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरी इसमें राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। ये चित्र में बने हुए प्रोमिस से बना हुआ कार्टून है। इस कार्टून में दिया गया है बूझने के लिए आपको। यहाँ दिए गए दोनों कार्टूनों की प्रत्येक को ध्यान से देखें। प्रत्येक कार्टून क्या संदेश देते हैं इसे अपने शब्दों में लिखें। अपनी कक्षा में चर्चा करें इनमें से कौन सा कार्टून आपने अपने इलाकों की असलियत
करीब है मतदाता और उम्मीदवार के संबंधों पर चुनाव का असर बताने वाले एक कार्टून खुद बनाएं। एक कार्टून आप खुद बनाएं। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद भी सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिनों चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होते हैं। एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। इसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। चुनाव क्षेत्र, आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है कि आपने सोचा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों को लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा। ये चित्र में गुलबर्ग संसदीय क्षेत्र दिख रखा है। गुलबर्ग 44 गुलबर्ग दक्षिण में, 43 गुलबर्ग ग्रामीण एससी और 45 गुलबर्ग उत्तर और 44 वाले में दिखाता है। 34 अफजलपुरा और 35 जेवरगी, 40 चित्तापुरा एससी, 41 से डम और 39 गुलमितकल। गुलबर्ग का ये चित्र दिखा रहे हैं कर्नाटक में गुलबर्ग कलबुर्गी जिला का ये चित्र। गुलबर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और गुलबर्गी जिले की सीमा में अंतर क्या है? आपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का ऐसा ही नक्शा बनाइए। गुलबर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधायक के कितने क्षेत्र हैं? क्या आपके लोकसभा क्षेत्र में भी विधानसभा की इतनी ही सीटें हैं? होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधि की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश के अनेक क्षेत्रों बांट लिए गए हैं। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य। इसीलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधान सभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों की सीटें भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, हमारे संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि यह संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोगों को लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने के लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो या नहीं हो। संसाधन वाले प्रभावशाली लोग उनकी चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता तो सांसद और विधायक विधानसभाओं में हमारे आबादी के कुछ बड़े हिस्सों की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विशेष व्यवस्थाएं सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है तो कुछ क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इस तरह सिर्फ अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लोग
लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा के 84 सीटों की अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 26 जनवरी 2019 की स्थिति में ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्सों के अनुपात में है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्सों में से कुछ नहीं लेती। कमजोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतें और शहरी नगर पालिका और नगर निगमों, स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय पंचायत की तरह क्या हम सांसद और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिला के लिए आरक्षित नहीं कर सकते? शहरी स्थानीय, ये चित्र में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दिखा रखा है। कुल 543 है, सामान्य के लिए 412, आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 84, आरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए 47। जो हरे रंग वाले हैं वो अनुसूचित, लाल वाले अनुसूचित जाति के लिए, हरे वाले अनुसूचित जनजाति के लिए। ये राज्य निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में 25, अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, बिहार में 40, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 42, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीपों समूह में 1, चंडीगढ़ में 1, दादर एवं नागर हवेली में 1, दमन और दीव में 1, दिल्ली में 7, जम्मू और कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1। भारत का चुनाव आयोग इस मानचित्र में ऊपर दिए गए नक्शे में देखिए और निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए। पहला, आपके राज्य और इसके 2 पड़ोसी राज्यों में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? किन किन राज्यों में लोकसभा के 30 से ज्यादा निर्वाचित क्षेत्र हैं? कुछ राज्यों में निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या ज्यादा क्यों है? कुछ निर्वाचन क्षेत्र इलाके के हिसाब से छोटे और कुछ बहुत बड़े क्यों हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश के बिखरे हैं या कुछ इलाकों में इनकी संख्या ज्यादा है? इनकी संख्या ज्यादा है। ये मानचित्र में संख्या कहाँ पे ज्यादा है ये आप बताइए। निकायों की 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई मतदाता सूची। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तो तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर व्यक्ति को दी जाती है। इसी सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची भी कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित है, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसीलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों से सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि हर
अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसीलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है कि वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। पर मतदान के लिए यहाँ कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिशी न हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकार हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उम्मीदवार बनने में भी ये निर्वाचन नामावली से 2019 SO4 बिहार विधानसभा क्षेत्र की संख्या नाम व आरक्षण स्थिति 19 मोतिहारी सामान्यतः भाग संख्या 1 लोकसभा क्षेत्र की संख्या नामांकन व आरक्षित स्थिति 3 पूर्वीय चंपारण सामान्यतः 1 पुनरीक्षित का विवरण पुनरीक्षित वर्ष 2019 आचार तिथि 1/1/2019 पुनरीक्षण का स्वरूप विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2019 प्रकाशन तिथि 1/9/2018 निर्वाचित नामावली की पहचान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2019 के अंतर्गत दिनांक 1/9/2018 के प्रारूप के रूप में प्रकाशित समेकित एवं एकीकृत निर्वाचित भाग व मतदान क्षेत्र के विवरण। भाग में आने वाले प्रभागों की संख्या व नाम झिटकाहिया मुख्य ग्राम झिटकाहिया टोला बहुवरी डाकघर झिटकाहिया थाना लखौर राजस्व हल्का 001 पंचायत झिटकाहिया अंचल मोतिहारी प्रखंड मोतिहारी अनुमंडल मोतिहारी सदर जिला पूर्वी पंचायत पिन कोड 845427 मतदान केंद्र की संख्या का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेमरा झिटकाहिया उत्तर भाग मतदान केंद्र की विशेष हैसियत सामान्य मतदान केंद्र का भवन व पता उत्क्रमित मध्य विद्यालय खसरा समरा झिटकाहिया सहायक ऑक्सिलरी मतदान केंद्रों की संख्या 0 मतदाताओं की संख्या में आरंभिक क्रम 1 अंतिम क्रम में 1303 मतदाताओं की संख्या पुरुष 693 महिला 610 तृतीय लिंग 0 कुल 1303 सीट मिली मोतिहारी। सामान्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार के निर्वाचन नामावली 2009 भाग 1 में प्रभाग 1 झिटकाहिया प्रखंड मोतिहारी थाना लखौर डाकघर झिटकाई पिन 845427 प्रारंभ पृष्ठ निर्वाचन का नाम 1 पे UZP 247305 सुनील पिता का नाम रामलगन प्रसाद यादव गृह संख्या 1 उम्र 19 पर पुरुष लिंग में। इसी तरह दूसरे में UZP 248226 निर्वाचन का नाम शशिकांत कुमार पिता का नाम रामजीत प्रसाद यादव गृह संख्या 1 उम्र 20 लिंग पुरुष। निर्वाचन का नाम UZP 24828461 निर्वाचन नजरन खातून पति का नाम मजहर आलम गृह संख्या 2 उम्र 27 लिंग महिला। चौथे वाले में UZP 247331 निर्वाचन का नाम स्वरूप नेसा पति का नाम मंजूर मियाँ गृह संख्या 3 उम्र 33 लिंग महिला। UZP 248256 निर्वाचन का नाम सतिपा मियाँ पिता का नाम मंजूरी मियाँ गृह संख्या 3 उम्र 29 वर्ष लिंग पुरुष। 6 वाले में UZP 24827743 निर्वाचक का नाम वजीर मियाँ पिता का नाम नसीर मियाँ गृह संख्या 3 उम्र 29 लिंग पुरुष। 7वें में UZP 24922387 निर्वाचन का नाम मियाँ मंजूरी पिता का नाम सुखारी मियाँ
गृह संख्या 3, उम्र 36, लिंग पुरुष। 8वें में UZP 248827, निर्वाचक नाम आसिया खातून, पति का नाम इरशाद आलम, गृह संख्या 4, उम्र 22, लिंग महिला। 9वें में UZP 249336, निर्वाचक का नाम इमामनी खातून, पति का नाम लड्डू मियाँ, गृह संख्या 4, उम्र 47 पर, लिंग महिला। अपराधी वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों पर लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन की बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने की इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों में से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू की गई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरा देते हुए संवैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों में सारे विवरण देने होते हैं। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारी की ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं और उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता है। जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता जरूरी है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों की चुनाव के लिए किसी भी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं? सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जिसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेटर खेलने की योग्यता जरूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझने, उनकी चिंताओं को समझने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश में अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकारों से वंचित कराना। जैसा यदि उम्मीदवारों के लिए BA, BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। इन सही जोड़ बनाइए सिद्धांत और चुनाव प्रणाली। सार्वभौमिक मताधिकार 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी को मताधिकार है। कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि को अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों का आरक्षण। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदान हो। एक मत एक मोल। सभी को पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने की आजादी हो। सभी को अपनी पार्टी बनाने की आजादी होनी चाहिए। चुनाव अभियान। चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों की अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसीलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इसके बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची को घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनाव सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थनों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी अखबार और बहसें भी होती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। आइए विभिन्न चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी के वादा किया था कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया कि लोकतंत्र बचाओ। पार्टी में आपातकाल के दौरान हुए ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिकों की आजादी को बहाल करने का वादा किया। वामपंथी दलों ने 1971 में हुए
पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया था 1983 में। आंध्र प्रदेश की विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी ने टीएन रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की उम्मीदवार को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए ज्यादा छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिलने इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी चुनाव में राजनीतिक दलों की उम्मीदवार और निर्देशों के लिए आदर्श आचार संहिता पर यहाँ एक कार्टून बनाइए। खुद करें खुद सीखें कि पिछले लोकसभा चुनाव में अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव अभियान कैसे चला था, उम्मीदवारों और पार्टियों ने क्या क्या कहा और क्या क्या किया, इसके सूची तैयार कीजिए। उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकार संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना, अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो उन्हें चुने जाने के बावजूद उनकी चुनाव रद्द घोषित हो सकती है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया जाता है। इससे उम्मीदवारों और पार्टियों की यह सब करने की मनाही है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारी का चुनाव में उपयोग, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने के वायदे नहीं कर सकते। मतदान और मतगणना चुनाव का आखिरी चरण है। मतदाताओं द्वारा वोट देना इस दिनों को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदाता केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारतों में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र पर जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं, उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है, जिससे कि वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद की उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवार क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? भारत में चुनाव करवाना पर बहुत ज्यादा रकम खर्चा होती है, जिससे 2014 में लोकसभा चुनाव पर ही सरकार ने करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च किया। हिसाब लगाए तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपए के करीब खर्च हुआ। पार्टी और उम्मीदवार ने चुनाव में सरकार से भी ज्यादा खर्च किया। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टी और उम्मीदवारों का कुल खर्च 30,000 करोड़ हुए होगा, अर्थात प्रति मतदाता करीब 500 रुपए। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने की बोझ नहीं उठा सकता। आइए इस खर्च की तुलना कुछ अन्य खर्चों से करें। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस के 6 परमाणु पनडुब्बी खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत लगभग 3,000 करोड़ है। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ। अनुमानित इस पर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुए। तो क्या चुनाव में को महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर अपनी राय बनाएं और कक्षा में चर्चा करें। गुलबर्ग के चुनाव परिणाम। गुलबर्ग के चुनाव परिणाम आइए एक बार फिर गुलबर्ग के उदाहरण पर गौर करें। सन 2014 में यह कुल 8 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। यहाँ की मतदाताओं की संख्या 17.1 लाख थी। इनमें से 9.98 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को 5.07 लाख वोट मिले। कुल पे पड़े मतों की 50.82% था, लेकिन बाकी किसी भी उम्मीदवार से ज्यादा वोट पाने के कारण उन्हें गुलबर्ग संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित घोषित किया गया। गुलबर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2014 का चुनाव परिणाम। उम्मीदवार पार्टी मिले वोट प्रतिशत। डीजी सागर जनता दल सेकुलर 15,690 1.57%। मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसमें 50,700 5,71,000
7,193 यानी 50.8% मिला। धन्नी महादेव बी को बहुजन समाज पार्टी से, जिसमें 11,428 वोट यानी 1.48% मिला। रिगुनायक बेलीमगी जनता पार्टी को 4,32,460 मिला, जिसमें 43.33% था। बीटी ललित नायर आम आदमी पार्टी 9,074 वोट मिले, जो 0.91% थे। एस शर्मा जो SUCI के थे, जो 4,943 वोट पाए, जो 0.5 था। शंकर जाधवन BHPP जो 2,877 वोट थे, 0.29। रामू निर्दलीय थे 4,085, जो 0.41 थे। नोटा नन ऑफ द एबव, जिसमें 9,888 वोट जो 0.993% था। अपना मत डालने और मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? क्या चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि किसी व्यक्ति को डाले गए मतों में से आधे से अधिक मत मिले हैं के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं? निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को अपनी उम्मीदवार को वोट देना होता है। इसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा भर देना होता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर यह एक चुनाव क्षेत्र के सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहां पर मतदान केंद्र और मतगणना केंद्र पर पार्टी या उम्मीदवार के एजेंट क्यों मौजूद होते हैं? सभी दलों के एजेंट रहते हैं, जिसे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवारों को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़े अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। इनमें कौन सा काम आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन, कौन सा नहीं? मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नई रेलगाड़ी की हरी झंडी दिखाकर रवाना करना। एक उम्मीदवार ने वादा किया कि चुने जाने पर वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई नई रेलगाड़ियां चलवाएगा। एक उम्मीदवार के समर्थन द्वारा मतदाताओं को एक मंदिर में ले जाकर उनसे सारी उम्मीदवारों को वोट देने की शपथ दिलाई। किसी उम्मीदवार के समर्थन द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वायदे को लेकर कंबल बांटने। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते हैं अखबार और टीवी चैनलों की। अखबारों में अक्सर ऐसे गड़बड़ियां की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं कि अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियां की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने, इस शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवार और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। इनमें से अनेक खबरें सही होती है। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें खुद होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इससे परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जनसंपर्क के सिर्फ चुनावी धांधली के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। स्वतंत्र चुनाव आयोग चुनाव निष्पक्ष हुआ है या नहीं, इससे जांचने का एक सरल तरीका है यह देखना है कि संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र है या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव है और प्रभाव बनाती है? क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तविक में प्रयोग करते हैं? हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है और हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इस न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया के शायद ही कुछ चुनाव आयोग
आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप https://ECI गवर्नमेंट इन पर जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजे की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इससे सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग। चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति क्यों है? क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह बात आम हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों पर लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्रों में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है लेकिन उन्होंने निर्वाचन आयोग के आदर्श मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं है होता तो यह संभव न होता। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा की गठित अधिसूचना जारी की। बिहार चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य। चुनाव आयोग हरियाणा के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति स्वीकारा। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेलकसी। चुनाव आयोग ने 398 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डालने का आदेश दिया। चुनाव आयोग का एक और गुजरात दौरा। चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर का अधिकार हो चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के चुनाव संबंधी सुझाव नकारे। चुनाव के गुप्त खर्च पर चुनाव आयोग का नजर। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं। चुनाव आयोग। इन सुर्खियों को ध्यान से पढ़िए, पहचानिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग किन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी तो लोग इससे भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के स्वतंत्र भागीदारी के बारे में निष्कर्ष निकालिए। पहला, भारत और ब्रिटेन में मतदान की प्रतिशत। चुनाव में लोगों की भागीदारी प्रतिशत में ये चित्र में दिखाए गए हैं। पहले वाले में मतदान प्रतिशत ब्रिटेन में लाल वाले, भारत में नीले वाले से दिखाए। मतदान परसेंट चुनावी का वर्ष 1991 से 2015 तक दिखाया गया है। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आम तौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असली में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में यह तो स्थिर रहा है या ऊपर दिया गया ये चित्र में। दूसरा, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिमी लोकतंत्र में स्थिति इसकी उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। दूसरा, भारत और अमेरिका के विभिन्न राज्य सामाजिक समूहों में मतदान प्रतिशत की तुलना में भारत में और अमेरिका में मतदान का प्रतिशत ऊंची में 56, पिछड़ी में 58, अनुसूचित जाति में 60 और अनुसूचित जनजाति में 61, गोरों में 60 और श्वेत में 56 और हिस्पैनिक में
28%। सामाजिक समूह स्रोत भारत के आंकड़े, राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 और CSDS अमेरिकी आंकड़े, नेशनल इलेक्शन स्टडी 2004, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से ये रिपोर्ट ली गई है। तीसरा, भारत में आम चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन चालन के तरीकों में उनके वोटों का महत्व है। क्या आपको लगता है कि आपको आपके वोट से फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता के लिए 67%, फर्क नहीं पड़ता है के लिए 18%, पता नहीं 15%। स्रोत राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 में लिया गया है। चौथी, साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 में चुनाव के में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं की चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया है। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधियों में भाग लेने वाले वो का प्रतिशत 10, 20, 30, 40 में 1996 में 8%, 1998 में 13%, 1999 में 21%, 2004 में 25%। स्रोत राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004, CSDS चुनाव वर्ष में लिए गए आंकड़े हैं। खुद करें, खुद सीखें। अपने परिवार से जो सदस्य मतदाता हैं उनसे पूछिए कि उन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा में चुनाव में वोट दिया था या नहीं। अगर उन्होंने वोट नहीं दिया हो तो उनका इसका कारण पूछिए। अगर उन्होंने मतदान किया हो तो उनसे पूछिए कि उन्होंने किस पार्टी और किस उम्मीदवार को वोट दिया और क्यों दिया। उन्होंने यह भी पूछिए कि चुनावी सभा या रैली में शामिल होने जैसी किसी चुनावी गतिविधियों में भी उन्हें हिस्सा लिया था। चुनावी नतीजे को स्वीकार करना, चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की आखिरी पैमाने उसके नतीजे हो। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाले पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजे को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह सकते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्ष में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टी हारी ही है। अमेरिका में मौजूद चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में वर्तमान सांसद और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने के सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। कुछ के अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजे को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू न होती। कुछ उम्मीदवार पैसे के जोर पर या गलत तरीके से जीते हो सकते हैं। चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्ष में हमारे देश में सामान्य नियमों में थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीजें भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब आप थोड़े ज्यादा गंभीर मामलों पर गौर करें कि कुछ सवाल उठाएंगे तो सरकार थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीजें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वास्थ्य विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है।
है। इस तरह का सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमा और चुनौती की ओर हमारा ध्यान दिलाता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं। इस कार्टून में एक नेताजी संवाददाताओं को सम्मेलन से बाहर आते हुए दिखाए गए हैं और वे भाई भतीजावाद के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या भाई भतीजावाद कुछ राज्यों और पार्टियों तक ही सीमित है? ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टी गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएगी, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है। कार्टून बूझें। चुनाव अभियान के शीर्षक वाले यह कार्टून लातीनी अमेरिका के संदर्भ में बना था। क्या यह भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों पर भी लागू होता है? ये नाट्रिकॉन एंड इकोनॉमिक के एंगल कार्टून बनाया गया है। इरफान के द्वारा बनी ना कार्टून है। कार्टून बूझने के लिए आपको दे रखा है टुडे टुमारो। यह कार्टून वोट के पहले और बाद में मतदान की सही स्थिति को दिखाता है। क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा हमेशा ही होगा? आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जब ऐसा नहीं हुआ हो? आर के लक्ष्मण, द टाइम्स ऑफ इंडिया। देश के कुछ इलाकों में अपराधी पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों की चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों के कुछ का परिवार का जोर है, पर उनके लीडर आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियों और व्यवहार कम बेशों एक से होते हैं। बड़ी पार्टी की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों की कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं है, कई स्थिति लोकतंत्र की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीजें गहरी चिंता का विषय है। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलाव की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? ये भारतीय चुनाव के बारे में कुछ तथ्य हैं। इनमें से प्रत्येक पर टिप्पणी करके यह बताइए कि ये चीजें हमारी चुनाव प्रणाली की शक्ति को बढ़ाती है या कमजोरी को। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 12% ही है। चुनाव कब हो, इस बारे में अक्सर चुनाव आयोग सरकार की नहीं सुनता। 16वीं लोकसभा के 440 से अधिक सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ से भी अधिक है। चुनाव हारने के बाद एक मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे जनादेश मंजूर है। धांधली। चुनाव धांधली शब्द संकलन में इस चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फेरब। इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफी सारे लोगों को वोट डाल देने, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारी को डरा धमका कर रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाने जैसी बातें शामिल है। निर्वाचन क्षेत्र एक खास भौगोलिक क्षेत्रों के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आचार संहिता। चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवार द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश, ये शब्दावली में थे। इसके बाद ये प्रश्नावली रही लंबी चौड़ी। प्रश्नावली काफी लंबी चौड़ी है, 3-4 इसमें दे रखा है। आइए अखबार पढ़ने के लिए। राज्य विधानसभा के चुनाव अब किसी न किसी राज्य में हर वर्ष होते रहते हैं। तुम्हारी पढ़ाई इस वर्ष में जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उससे संबंधित सूचना इकट्ठा करो। सूचनाओं जमा करते हुए उन्हें 3 हिस्सों में बांटते चलो। चुनाव के पहले क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई, राजनीतिक दलों की मुख्य एजेंडा, लोगों की मांग के बारे में सूचनाएं, चुनाव आयोग की भूमिका, मतदान और मतगणना के दिन क्या मुख्य कारण घटनाएं थी, चुनाव में भाग लेने वाले का प्रतिशत क्या था, क्या चुनावी गड़बड़ी भी हुई, क्या पुनर्मतदान हुए, किस तरह की भविष्यवाणी की गई, चुनाव के बाद क्या हुआ, चुनाव जीतने या हारने वाली पार्टी ने क्या दावे किए, कौन पार्टी सफल हुई, मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार हुआ। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिज्ञा। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हमारे अपने देश में की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे और तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपके विद्यालय में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे (NVD) कैसे मनाया जाता है? आप अपने NVD प्रतिज्ञा लीजिए।
ये निर्वाचन साक्षरता क्लब संदर्भ मार्गदर्शिता कक्षा 9 के लिए। क्या आप अपने विद्यालय में निर्वाचन साक्षरता क्लब, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ईएलसी काम कर रहा है? भारत निर्वाचन आयोग के सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन SVEEP कार्यक्रम के बारे में जानकारी के लिए आप http://ECISVEEPNIC पर इन कर सकते हैं। इस चित्र में भारत निर्वाचन आयोग 2016 में 67वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राजपथ से गुजरती हुई भारत निर्वाचन आयोग की झांकी